Hello everyone, good afternoon. Good afternoon, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। आसमा कल कहाँ रह गए थे? सर थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, अब ठीक है। हाँ सर, अब थोड़ी ठीक है। ठीक, चलिए। तो कल हमारा टॉपिक, आपने क्लास देख ली कल वाली? हाँ सर, देखिए। ठीक है, हो गई कंप्लीट? यस सर। ठीक है, तो परसेंटेज हमारा हो चुका है। नाउ वी विल स्टार्ट विद रेशियो प्रपोर्शन। ठीक है, चलिए। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेशियो एंड प्रपोर्शन? इसमें बेसिकली रेशियो काम का है, प्रपोर्शन के तो खैर कोई क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, इफ़ आई से रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो इसको मैं ऐसे लिखते हैं, यस और नो? Yes, sir. तो ये इसका बेसिकली क्या है, दिस इज द वे ऑफ, Representation. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, है ना। बट अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली क्या करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, या ए रेशियो बी का मतलब क्या है मैथमेटिकली? A by B. ए बाय बी, ठीक है, ए डिवाइड बाय बी। रिप्रेजेंटेशन इज ए कोलन, कोलन होता है ना ये, ए कोलन बी, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो रिप्रेजेंटेशन। बट मैथमेटिकली इसका मतलब है ए बाय बी, ठीक है, या ए डिवाइड बाय बी। क्लियर है बात? ठीक है। यस सर। हाँ सर। अब लेट से इसको अगर हम थोड़ा सा और समझें, लेट से आई हैव 100 एप्पल्स इन अ बास्केट, ठीक है, मेरे पास 100 एप्पल्स हैं इन अ बास्केट, एंड देर आर लेट से टू फ्रेंड्स ए एंड बी, ठीक है, और टू पर्सन्स यू कैन से ए एंड बी। मुझे इनमें ये एप्पल्स 3:7 में डिवाइड कर रहे हैं। आई हैव टोटल 100 एप्पल्स, आई हैव टू डिवाइड दीज टोटल 100 एप्पल्स among A and B in the ratio 3:7, ठीक है। तो व्हाट आई विल आई डू, मैं क्या करूँगा, आई विल कीप ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग 3 to A, 7 to B, 3 to A, 7 to B, yes or no? Yes, sir. I will keep on distributing these 3 and 7 to A and B till all these apples are completely distributed, yes or no? यस सर। ठीक Sir. है, तो ये सारे एप्पल्स किसको मिल गए, ए को, और ये सारे एप्पल्स किसको मिल गए, बी को, ठीक है। अब टोटल ए को कितने एप्पल मिले होंगे, लेट से, अगर आपको मतलब ये तो खैर छोटी वैल्यू आप बता सकते हैं, बट अगर वैसे नहीं पता तो लेट से 3x, ठीक है, और इसको कितने मिलेंगे टोटल, Sir. 7x, ठीक है। ये 3x और 7x क्या है, दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज, है ना। टोटल एप्पल इसको मिले हैं 3x, इसको मिले हैं 7x, तो टोटल वैल्यूज हैं या फिर ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, ठीक है ना बात। और वैसे इस केस में व्हेन देयर आर 100 एप्पल्स टू बी डिवाइडेड अमंग ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:7, तो एक्चुअल वैल्यूज क्या आएंगी, ए के पास और बी के पास, ए के पास कितने एप्पल्स आएंगे, 30। 30, है ना, और इसके पास कितने आएंगे, 70। 70, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यूज तो 30 और 70 है, बट व्हेन आई कैलकुलेट द रेशियो इट बिकम्स 3:7। समझ गए बात?
इसको आप एक लाइन में लिखिए इसको एक लाइन में लिखिए कि रिप्रेजेंटेशन सॉरी रेशियो इज representation of actual values ratio is representation of actual values in terms of fraction by eliminating in terms of fraction by eliminating all the common factors. ठीक है, all the common factors. क्लियर है बात? Yes, sir. अब जैसे यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि आपको 3:7 में ये डिवाइड करने हैं, तो 3x और 7x आपने इसकी वैल्यूज ले ली एक्चुअल, तो आप ये समझ सकते हैं कि 3x प्लस 7x दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 100 100. है ना. तो 10x इज इक्वल टू 100 और यू कैन से द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10. तो इसीलिए 3x विल बिकम 30 एंड 7x विल बिकम 70. ठीक है, अब हमने जो डेफिनेशन लिखी कि रेशियो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल वैल्यूज. ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन और उसमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको कैंसिल आउट करना है. ठीक है, यानी कि ए रेशियो बी अगर हम कहें तो वो 30/70 ये एक्चुअल वैल्यूज हो गई. 30/70 Yes, sir. इसमें से जो भी कॉमन है उसको कट कर दें. इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है 10 है ना, मतलब ये 0 0 हट गया तो 10 हट गया इसमें से, तो ये आ गया 3/7. नाउ दिस कैन नॉट बी कैंसल्ड क्योंकि अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना. तो दिस बिकम्स द फाइनल एंड दिस इज ओनली द रेशियो दैट इज 3:7. ठीक है बात. हाँ सर. तो रेशियो इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज. जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन है. बस एक्चुअल वैल्यूज में से आप जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको एलिमिनेट कर दीजिए या रिमूव कर दीजिए. ठीक है बात. Yes, sir. चलिए नोट कर लिया ये. Yes, sir. अब जैसे लेट से अगेन ए एंड बी दो लोग हैं. ठीक है, कुछ भी चीज़ हो सकती है. वो ए के पास लेट से 25 है और बी के पास लेट से 140 है. तो व्हाट इज द रेशियो? व्हाट इज द रेशियो? रेशियो बताएं. Five by 28. 5/28. ठीक है, Yes. क्योंकि ए बाई बी और ए रेशियो बी इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल वैल्यूज और कॉमन फैक्टर इसमें से कट कर दीजिए तो 5 on 28. So this is 5/28 or you can say in terms of ratio 5:28. ठीक है बात. क्लियर है. Yes, sir. चलिए राइट डाउन वन क्वेश्चन. if Sanjay and Kishan, if Sanjay and Kishan are sharing the rent of a house, are sharing the rent of a house if Sanjay and Kishan are sharing the rent of a house in the ratio of 9:2, 9:2 or 9:2. सुशांत कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछते रहिएगा. ठीक है. A house in the ratio of 9:2. Full stop. Total rent paid is rupees
55,000. Total rent paid is rupees 55,000. Then the difference in amount paid by Sanjay and Kishan is question mark. ठीक है, निकालिए. 9:2 में दे पे द रेंट, टोटल रेंट पेड इज 55,000. आपको बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट, जितना वो लोग पे करते हैं उनका डिफरेंस कितना है. Hmm. 35,000 sir. हाउ मच? 35,000. 35,000. ठीक है, Yes. आ गया. Yes, sir. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. रेशियो इज गिवन एज 9:2, है ना, एंड टोटल अमाउंट इज गिवन एज 55,000. ठीक है, तो जो मैंने आपको पीछे बताया वो मतलब जो हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं वो मैं आपको अभी आगे स्टेप में दिखा दूंगा. हमें क्या करना है कि जो ये रेशियो दिए हुए हैं इनको कुछ एक्चुअल वैल्यूज माननी है, दैट इज 9x एंड 2x. अब दिस 9x प्लस 2x इज इक्वल टू दिस टोटल, दैट इज 55,000. ठीक है, तो दिस इज 11x इक्वल टू 55,000. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000. ठीक हो गई बात. अब जब x की वैल्यू 5,000 आ गई तो एक्चुअल वैल्यूज निकाल लेंगे. 9x, दिस मीन्स 9 इंटू 5,000, दिस इज हाउ मच? 45,000. ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 5,000, दैट इज 10,000. 10,000. ठीक है, और आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है. इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, दिस विल बी 35,000. ठीक है, एक तरीका ये है, या इसको थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो आप यहाँ से भी डिफरेंस ले सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि एक बार आपको x की वैल्यू पता लग गई और आपको डिफरेंस पता है कितना है, 7x, है ना, 9x और 2x. आप यहीं से भी डायरेक्ट डिफरेंस ले सकते हैं. तो डिफरेंस बिकम 7x और x की वैल्यू 5,000, तो 7 इंटू 5,000 विल अगेन गिव यू स्ट्रेट 35,000. ठीक है, Yes, sir. चलिए इसी को आप कंसेप्ट 1 के उसमें लिख लीजिए फॉर्म में, स्टेप्स टू सॉल्व रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, ऐसे ही कुछ कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे, जैसे पिछले कुछ चैप्टर्स में देखते आ रहे हैं. एवरेज में देखे थे हमने कुछ ऐसे कंसेप्ट्स, और परसेंटेज में भी. चलिए इसमें भी लिखिए कंसेप्ट 1, स्टेप्स टू सॉल्व रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम्स. स्टेप 1 मतलब जो हमने यहाँ पर करा है बस मैं उसी को लिखवा रहा हूँ. ठीक है, लिख लेते हैं सो दैट कि कभी फ्यूचर में अगर स्किप हो जाए माइंड से तो काम आएगा पढ़ने के लिए. लिखें स्टेप 1, इफ द रेशियो इज, और रेशियो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि रेशियो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही टर्म्स का हो. ठीक है, इट कैन बी मोर देन 2 टर्म्स एज वेल. Okay, sir. हाँ, लिखें इफ द रेशियो इज a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c, अगर ऐसा है देन कॉमा लगाएं. इफ द रेशियो इज a रेशियो b रेशियो c, कॉमा, then assume actual values as ax comma bx and cx respectively. x मतलब any variable. ठीक है,
अगर आपको x से कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन टेक एनी अदर वेरिएबल, ठीक है, ax, bx एंड cx रिस्पेक्टिवली, ठीक है, दिस इज स्टेप 1. स्टेप 2, step 2, form a relation between ax, bx and cx. Form a relation between ax, bx and cx from the information given in the question. ax, bx और cx के बीच में रिलेशन बनाना है. Form a relation between ax, bx and cx using the information given in the question. ठीक है. थर्ड स्टेप solve for x. You will always have a one variable equation, ठीक है, तो एक वेरिएबल इक्वेशन होगी तो एक इक्वेशन से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व फॉर x, दिस इज स्टेप 3. नेक्स्ट स्टेप 4, सब्स्टिट्यूट x comma back into ax, bx and cx, back into ax, bx and cx to know the actual values. ठीक. स्टेप 5, apply aptitude as per the demand of the question. ठीक है. क्लियर, लिख लिया. सर फोर्थ स्टेप और एक बार बोलो सर. सब्स्टिट्यूट x back into ax, bx and cx to know the actual values. Substitute x back into ax, bx and cx to know the actual values. And step 5 is apply aptitude as per the demand of the question. ठीक है. तो दिस इज अ स्टैंडर्ड 5 स्टेप प्रोसीजर. अब ये 5 स्टेप में हमने क्या लिखा है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू हियर. हमने ऑलरेडी वो चीज़ कर ली है. सबसे पहले व्हाट इज द रेशियो यू आर गिवन, जस्ट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ax एंड bx. तो हमने वही कर लिया यहाँ पर, ठीक है. ये जो हमने 9:2 का हमें रेशियो दिया था, a रेशियो b, इसको हमने 9x और 2x लिख लिया. दिस इज ax एंड bx, ठीक है. उसके बाद हमने रिलेशन बनाया a और b में, जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया उसके अकॉर्डिंग. वो क्या थी, ये वाली. यस और नो, कि टोटल Yes, sir. रेंट पेड वाज दिस मच, तो 9x plus 2x इक्वल टू दिस. दिस वाज बेसिकली योर स्टेप 1, दिस इज योर स्टेप 2, ठीक है. दिस इज आवर स्टेप 3, जो हमने x को सॉल्व किया और x की हमें वैल्यू मिल गई. दिस इज स्टेप 3. इसके बाद हमने ये x की वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रखा टू गेट द एक्चुअल वैल्यूज, दिस एंड दिस. दिस इज योर स्टेप नंबर 4, ठीक है. और इसके बाद हमने ये एक्चुअल वैल्यू निकालने के बाद क्या निकालना है, जो चीज़ हमें एज पर द क्वेश्चन दी है. हमें डिफरेंस पूछा था तो हमने डिफरेंस निकाल लिया. दिस इज बेसिकली और स्टेप नंबर 5, ठीक है. Yes, sir. तो इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू डू द सेम थिंग, ठीक है. योर फर्स्ट स्टेप विल रिमेन एग्जैक्टली सेम. सेकंड स्टेप में थोड़ा सा चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन की जो भी इंफॉर्मेशन दी है कि हाउ टू फॉर्म द रिलेशन और द इक्वेशन. उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे, दैट स्टेप विल ऑल्सो रिमेन द सेम. उसके बाद फोर्थ स्टेप विल ऑल्सो रिमेन एवरी टाइम सेम, कि आपकी एक्स की वैल्यू निकलने के बाद आप ए एक्स और बी एक्स में रखेंगे ताकि आपको एक्चुअल वैल्यूज मिल जाएं. और फिफ्थ स्टेटमेंट और फिफ्थ स्टेप विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन दी आस्क ऑफ द क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है, बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक.
हाँ नेक्स्ट, सर। इसी में नीचे से एक पॉइंट और लिख लीजिए, नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए। इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड द रेशियो, if you multiply and divide or divide, if you multiply or divide the ratios by the same number, if you multiply or divide the ratios by the same number, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए, at both numerator and denominator, at both numerator and denominator, bracket close, comma, comma, then ratio do not change। ठीक है, अगर कोई आपके पास, लेट्स से यू हैव अ रेशियो गिवन एज 2:5, इसको आप यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, द रेशियो रिमेन सेम। सिमिलरली अगर 2/5 है, यू डिवाइड दिस बाय लेट्स से 7 एंड यू डिवाइड दिस बाय आल्सो 7, सो अगेन दिस विल बिकम 2/7, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 5/7, यही इसका मतलब हुआ, यस और नो? Yes, sir. और ये हमने पढ़ा हुआ है कि 2/7 ये है, और इसको डिवाइड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और इसको रेसिप्रोकल, है ना, तो अगेन दिस बिकम्स 2/5। क्लियर है? तो गिवन रेशियो को आप किसी भी नंबर से, मतलब ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर नंबर सेम है तो चाहे उससे मल्टीप्लाई करें चाहे उस नंबर से डिवाइड करें, योर रेशियो विल स्टिल रिमेन्स द सेम। ठीक है, क्लियर है बात? Yes, sir. हाँ सर। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू कंसेप्ट नंबर 2। ये कंसेप्ट नंबर 1 था, ठीक है, जो हमने स्टेप्स लिखे। नाउ मूव ऑन टू कंसेप्ट नंबर 2। concept number 2 says if it is given a ratio b as let's say 3/5, ठीक है, मुझे दिया हुआ है a ratio b is 3/5 and b ratio c as 7:9, these two are given to me and it is asked what is a ratio c, this is asked, so what to do? what to do? 3:5 into 7:9. देखो यहाँ से इसका मतलब है a बाई बी इज गिवन एज 3/5 और Yes, इसका sir. मतलब है b बाई सी इज गिवन एज 7/9। Mm. ठीक है, और मुझे निकालना है a बाई सी, तो सिंपली व्हाट कैन आई डू इज आई विल जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू, दैट इज a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई b बाई सी। ठीक है, सिमिलरली सेम ऑपरेशन विल बी अप्लाइड बोथ साइड्स, ये तो दिस एंड दिस गोस कैंसिल, और यहाँ से जो भी आएगा इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो यू विल गेट a बाई सी और a रेशियो सी एज व्हाट 7/15, और यू कैन से 7/15। ठीक है, इसको जब तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं करें, क्योंकि रेशियो में आपके कॉमन फैक्टर्स नहीं होते है ना। आप इसको 21/45 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें 3 कैंसिल हो जाता है, बट नाउ 7/15 दिस कैन नॉट बी फर्दर कैंसिल्ड। ठीक है, क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है ना, हाँ सर। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसी में a रेशियो सी तो हमने निकाल लिया, अगर मुझे a रेशियो b रेशियो सी ये निकालना हो तो नाउ व्हाट टू डू, नाउ व्हाट टू डू? बताएं। अब इसको क्या करेंगे, कुछ सोचें।
बताएं? ए रेशियो सी तो हमने निकाल दिया डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, दिया यही है ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी, और मुझे निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। नाउ व्हाट टू डू? बोलो भाई। नहीं, मल्टीप्लाई करना है ना सर? मल्टीप्लाई कराएं किसको? मल्टीप्लाई करके तो फिर ये ए रेशियो सी आ जाएगा। बी को कैसे लाएंगे? ए टू बी, बी टू सी, एंड सी टू सी। तो कैसे लाएं फिर, यही तो पूछना है, वही तो लाना है, ए टू बी बी टू सी लाना है, लेकिन लाएं कैसे? किसको क्या मल्टीप्लाई करें बताओ? आप जैसा बोलोगे वैसे ही करेंगे हम, बताओ क्या करें? बोलो बोलो। कुछ सोचो, कुछ बताओ। आसमा, हाँ सर। बताएं। सर हम बी को इक्वेट करेंगे। बी को इक्वेट करेंगे, हाँ बी किसके को बराबर इक्वेट। करेंगे? सपोज अब स्टार्टिंग से बताओ, स्टार्टिंग से बताओ। स्टार्टिंग से हम्म, सर ए इज टू बी का वैल्यू 3x इज 3x और 5x लेंगे। ठीक है, एक्चुअल वैल्यूज। हाँ ठीक और है, नेक्स्ट जो है उसमें y वाला लेंगे, जैसे कि 7y और 9y लेंगे। ठीक है, और फिर 5x इज इक्वल टू 7y होगा। बी को इक्वेट कर रहे हैं हम। ये बात समझे गणेश कुमार? हाँ सर, समझ गए? वो तो समझ गए ना? सर ये एक बार आप लिख दो। मैं करके बताऊं? हाँ देखो, ए रेशियो बी दिया हुआ है 3:5। अब जो हमने आपको पिछले वाले कंसेप्ट में स्टेप 2 बताया, नहीं स्टेप 1, कि इसकी एक्चुअल वैल्यू 3x और इसकी एक्चुअल वैल्यू 5x। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दूसरा रेशियो है बी रेशियो सी, इसकी एक्चुअल वैल्यू 7y, मतलब टेक एनी अदर वेरिएबल अदर देन x, मतलब जो यहाँ पर वेरिएबल ले लिया वो ही नहीं लेना, दूसरा वेरिएबल लेना है। ठीक है, कुछ भी लो आप, ए बी सी डी से आपके अब जो भी मतलब है। दिस विल एक्चुअल वैल्यू विल बी 9y। क्लियर हो गई बात? यस और नो? ठीक सर। हाँ कि ना? ठीक है ना? हाँ। अब आप यस एक सर। बात ये देखिए कि ए रेशियो बी रेशियो सी, अगर आपको ए रेशियो बी सी रेशियो सी लिखना है तो ए की एक्चुअल वैल्यू इज 3x। बेसिकली रेशियो होता क्या है, जो मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाया है शुरू में, रेशियो इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, तो ए की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 3x। ठीक है, सी की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 9y। ठीक है, अब b की जो वैल्यू है वो 5x भी है और 7y भी है। यस और नो? अगर आप ऊपर वाले रेशियो से लेते हो तो 5x है, नीचे वाले रेशियो से लेते हो मतलब दूसरे वाले से लेते हो तो 7y है कि नहीं? यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब है कि यहां पर आप यू कैन राइट 5x और यू कैन राइट 7y, वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उन दोनों में से एक वैल्यू 5x की ले सकते हो, सॉरी b की। ठीक है, और दूसरी चीज, क्योंकि दोनों वैल्यूज जो है वो b की ही हैं। यस और नो? 5x वैल्यू भी b की है, 7y वैल्यू भी b की है ना? तो आप इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हो। यस और नो? क्योंकि दोनों वैल्यूज तो एक ही उसकी है ना, एक ही टर्म की है, b की, तो इक्वेट कर सकते हो। और जब आप इनको इक्वेट कर सकते हो तो आप या तो मतलब अब टारगेट हमारा ये है कि हमें ये तीनों वेरिएबल जो हैं ये सेम बनाने हैं, क्योंकि तभी कैंसिल आउट होंगे ना, तभी तो वेरिएबल हटेगा, है कि हाँ नहीं? सर। तो या तो आप x को y के टर्म में रख लो या y को x के टर्म में रख लो, जो आपकी इच्छा हो। लेट से मैं x को लिखना चाहूंगा x इक्वल टू 7/5y फ्रॉम हेयर। ठीक है, अब मैं इस पूरे के पूरे रेशियो में 3x और 5x और 9y, मान लो मैंने ये वाली लाइन ली है, ये तीन लिए हैं, 5x 3x 5x और 9y,
तो मैं वहां पर x की वैल्यू को 7/5y लिख दूंगा, ठीक है। मतलब 3x क्या है हमारे, 3x 5x और 9y, और x इज इक्वल टू 7/5y, यही है। मैं इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो 3 इंटू 7/5y, ये सब रेशियो में है ये भी रेशियो में है। 5 इंटू 7/5y रेशियो 9y, इसको ऐसी रहने देंगे, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 21/5y, ये कितना हो जाएगा 35/5y, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 9y। नाउ व्हाट यू डू, जो ये डिनोमिनेटर है अगर ये सेम आ रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें थ्रू आउट, मतलब सारे न्यूमरेटर्स में। तो जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 5y, मतलब 21y रेशियो 35y रेशियो 45y, है ना। और y सब में है तो y को हटा दें, तो यू गेट 21 रेशियो 35 रेशियो 45। क्लियर है, दिस इज योर a रेशियो b रेशियो c, ठीक है। और ये आप अगर इन दोनों के इंडिविजुअल चेक करोगे, 21:35 a रेशियो b, ठीक है। 21:35 को आप सिंप्लीफाई करोगे 3/5 आ जाएगा, 7 से कट करेंगे ना। और सिमिलरली अगर आप 35:45 यानी कि b रेशियो c को 35:45 लेते हैं, आप 5 से कट करेंगे तो आपको 7:9 मिल जाएगा, यस और नो। सिमिलरली a रेशियो c इज 21:45, a रेशियो c भी हमने कहीं निकाला है 7:15, आप 3 से कट करेंगे तो 7:15 मिल जाएगा, यस और नो, ठीक है। Yes, sir. तो दिस इज द वे इफ यू हैव टू फाइंड दिस टर्म a रेशियो b रेशियो c तो ऐसे करना है। क्लियर है बात। अगर खाली a रेशियो c पूछा है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, बट अगर तीनों का पूछा है तो ऐसे करना है। पहले एक्चुअल वैल्यूज ले लो, फिर ये दो रेशियो ऐसे, और ये बीच वाला जो रेशियो है जो कॉमन है उसको आप किसी एक वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करके फिर उसको कॉमन रेशियो बना लो, मतलब कॉमन वेरिएबल बना लो और कॉमन वेरिएबल को कट कर लो। क्लियर है बात। Yes, sir. सर उधर समझा डायरेक्ट नहीं कर सकते सर, कैसे। जैसे लास्ट साइड निकाला सर थोड़ा। हम्म 7 3 जा 21, 5 9 जा 45, 7 5 जा 35, एक मिनट क्या, 7 3 इधर 21, 21, हाँ 7 5 जा 35, 5 9 जा एक मिनट, 45, 7 3 21, नेक्स्ट 7 5 जा 35, हाँ 5 9 जा 49 45। हाँ, ये क्या है, रेशियो आ सकता है ना सर, ये नहीं कैसे, रेशियो ऐसा नहीं कर सकते सर। नहीं मैं मैं आपसे पूछ पूछ रहा रहा हूँ हूँ। सर, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं आप पूछ नहीं रहे, आप मुझे बता रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप पूछ थोड़ी रहे हैं, आप बता रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये बेसिकली कोई शॉर्ट ट्रिक है ना। यस सर, इसलिए मैं ऐसा ऐसा था, पता था सर मेरे को, इससे देखो कर सकते थे। देखो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, जो चीज़ क्लास में मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, यस सर। आपने पढ़ी हो सकती है, उसका उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव नो इश्यूज विद इट। द ओनली थिंग इज कि जो चीज़ क्लास में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ उसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। अरे सर सही है सर, साफ सीधी बात भाई, जो मैं चीज़ ऐसा मैं, सोच नहीं आपने जो चीज़, मैं वही कह रहा हूँ, आपने जो चीज़ पढ़ी है वो सही हो सकती है, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ठीक हाँ, इस बात से आपको कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, एतराज़ नहीं होना चाहिए, है, ठीक नहीं है। सर। हाँ, जो चीज़ आप लेके आ रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, जो चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना। ठीक है सर। क्यों भाई आसमा, सही बात है नहीं है।
हाँ सर। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ, अब जो चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी थोड़ी लूंगा मैं। वो जो आप कर रहे हो वो अगर सही है तो वो आपके लिए ऊपर है पूरी तरीके से, ठीक है। क्योंकि वैसे भी मैं तो शॉर्ट ट्रिक पे वो करता ही नहीं, ना रिलाय करता हूँ ना डिपेंड करता हूँ, ठीक है। चलो, हो गया ये, लिख लिया। एक क्वेश्चन लिखें, राइट डाउन वन क्वेश्चन। इन a class, in a class of, in a class of 49 students, in a class of 49 students, comma, the ratio of girls to boys, the ratio of girls to boys is 4:3. The ratio of boys to girls is 4:3. Full stop. If if 4 girls leave the class, if 4 girls leave the class, comma, leave the class, comma, the ratio of girls to boys will be, the ratio of girls to boys will be. बताएं। So 8:7. 8:7। Yes. सबका हो गया, हाँ सर। ठीक है। तो गर्ल्स टू बॉयज, नहीं, शुरू में, अच्छा गर्ल्स टू बॉयज ही, गर्ल्स टू बॉयज लिखाया था मैंने, बॉयज टू गर्ल्स लिखाया था। स्टार्टिंग रेशियो 4:3 क्या लिखवाया है? Girls to boys. Girls to boys. गर्ल्स टू बॉयज ना, ठीक है। गर्ल्स टू बॉयज द रेशियो इज गिवन एज 4:3, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू विल बी 4x एंड इसकी एक्चुअल वैल्यू विल बी 3x। टोटल स्टूडेंट इज गिवन एज 49, तो 4x प्लस 3x इज 49, 7x इज 49, तो x की वैल्यू इज 7, ठीक। तो ये एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 7 दैट इज 28, और ये कितनी हो जाएगी, 3 × 7 दैट इज 21, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ।
अब लिखा है कि 4 गर्ल्स लीव द क्लास, तो 4 गर्ल्स लीव द क्लास मतलब 28 माइनस 4, दैट इज 24. नाउ यू हैव टू टेल द रेशियो ऑफ गर्ल्स इज टू बॉयज, दैट विल बी 24:21. इसको आप 8 से कैंसिल, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो यू विल हैव 8:7. इनिशियल रेशियो वॉज 4:3 एंड फाइनल रेशियो इज 8:7. इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? विच इज ग्रेटर? विच इज ग्रेटर, 4:3 और 8:7? विच इज द हायर वैल्यू? बताएं. हायर वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से? 4:3 और 8:7? बताओ भाई. 8:7 सर. 8:7 बड़ी है? बढ़िया है। हाँ सर. पक्का? गणेश कुमार, हाँ सर, 8:7. दिस इज द हायर वैल्यू. सोच लो. श्योर? हाँ सर, 4:3 करने से 1.33 आएगा हम्म. और 8:7 करने से 1.4 आएगा, तो 4:3. 7:8 करने से कितना आएगा? 8/7 करने से कितना आएगा? 1.2. 1.14. क्या कर रहे हो? वैसे भी हमने इसमें एक चीज़, अगर लॉजिकली सोचा जाए वैल्यू निकाले बिना भी, ये जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर, हमने इसको तो कुछ चेंज किया ही नहीं. किया कुछ चेंज इसमें? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बॉयज. हाँ कि ना? Yes. ये यहाँ पर हम बात करें इस रेशियो में 3 की या इस रेशियो में 7 की, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ बॉयज. और ये 4 और ये 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ गर्ल्स. गर्ल्स. कम कौन हुआ है? गर्ल्स. यानी कि कम क्या हुआ है? न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर सेम है. हाँ सर. तो न्यूमरेटर अगर कम हुआ है, डिनोमिनेटर सेम है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? इफ न्यूमरेटर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, तो व्हाट विल द फ्रैक्शन बिकम? स्मॉलर और लार्जर? नहीं समझे? Okay सर. अगर डिनोमिनेटर सेम है और दो फ्रैक्शंस हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन न्यूमरेटर अगर कम हो रहा है, तो जिसका न्यूमरेटर कम होगा वो वैल्यू छोटी होगी. यस और नो? हाँ सर. Yes sir. तो यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा इसमें है ना? हाँ है कि नहीं है? आप ये सर. रेशियो की वैल्यूज को मत देखो, आप ये देखो कि ये किस चीज़ को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है. हाँ. ये रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 28 को. है कि नहीं? ठीक है. एग्जाम में आ जाए तो गलती नहीं करके आना ऐसी. हाँ ठीक है. जल्दबाजी में ये नहीं कर देना कि ये बड़ा है, सारा करा कराया बेकार हो जाएगा. ठीक है बात? हाँ. ओके सर. Okay हाँ, सर. क्योंकि जल्दबाजी में हो जाती है ऐसी गड़बड़ यार, मत करना. हाँ, सारी करी कराई मेहनत बेकार हो जाएगी. नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन. इफ ए रेशियो बी इज 3:5 and B ratio C B ratio C is 2:3, तो find A ratio C and A ratio B ratio C.
6, 10, 15. 6, 10, 15. यही आ रहा है? आ गया सबका? इसमें आप सीधे वो जो ए बी सी निकालने में किया था वो कर लेते, तो ए और सी तो अपने आप ही निकल जाएगा, है ना? दो दो बार क्यों करना है? इसकी एक्चुअल वैल्यू 3x, इसकी एक्चुअल वैल्यू 5x, ठीक है? इसकी वैल्यू 2y और इसकी वैल्यू 3y, ठीक है? तो ए रेशियो बी रेशियो सी यानी कि 3x रेशियो 5x रेशियो 3y। अब यहाँ पर y जो ए की वेरिएबल है इसको रिप्लेस कर देते हैं और 5x इक्वल टू 2y लिख के, 5x इक्वल टू 2y, और यहाँ से मैं y को लिखता हूँ 5x/2, ठीक है? तो इसको 3x रेशियो 5x रेशियो 3 इंटू 5/2, 5/2x, तो दिस बिकम्स 3x 5x एंड 15x/2, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई 6x 10x 15x, 6 रेशियो 10 रेशियो 15, ए रेशियो बी रेशियो सी। और अगर आपको ए रेशियो सी निकालना है तो 6 रेशियो 15, और यू कैन से 2 रेशियो 5. दिस इज ए रेशियो सी एंड दिस इज ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है? क्लियर है बात? Yes, sir. यहाँ पर फिर इसके बाद कैंसिल तभी होगा जब तीनों में कॉमन होगा, ठीक है? दो दो में कुछ कॉमन है तो उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है? ये 6:10 भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये 6:10 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। ये हो सकता था 6:15, वो हमने कर लिया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 8 ऑरेंजेस, 8 ऑरेंजेस cost cost as much as 5 apples. 8 oranges cost as much as 5 apples, comma 5 apples as much as 3 mangoes, 5 apples as much as 3 mangoes, comma 4 mangoes as much as 8 pineapples, 4 mangoes as much as 8 pineapples, full stop. If 3 pineapples cost, if 3 pineapples cost rupees 36, if 3 pineapples cost rupees 36, comma, then an average cost of orange, then an orange cost, then what is an orange cost? Then an orange cost. ऑरेंज कॉस्ट, एक ऑरेंज की कॉस्ट बतानी है।
दिस इज अगेन वन ऑफ दोज चैप्टर्स जो कि वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, एंड वेरी इजी क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस टॉपिक. दो 2025 का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 24 में क्वेश्चन आया हुआ है इससे. पच्चीस में भी एक क्वेश्चन दिख रहा है वैसे. हम्म, आया आंसर. 9 rupees. 9 रुपीज. 9 रुपीज आ रहा है. Yes, sir. 8 oranges cost is equal to 5 apples. 5 apples cost is equal to 3 mangoes, and 4 mangoes is equal to 8 pineapples, and 1 pineapple is given as rupees 36. ठीक है, आपको निकालना है ऑरेंज, 1 ऑरेंज. अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता है कि ऑरेंज बाय एप्पल is given as 5/8. Apple by mango is given as 3:5, and mango by pineapple is given as 8:4. यही दिया है, और आपको पाइनएप्पल पता है तो ऑरेंज निकालना है. आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए. उससे क्या होगा देखिए, दिस इंटू दिस इंटू दिस, यानी कि 5/8 इंटू 3/5 इंटू 8/4, 8855. 3/4 आ गया, MMA. तो O/P is 3/4. O will be equal to 3/4 times of P. यही आएगा, क्या आएगा, यही आएगा, है कि नहीं. हाँ सर. तो O will be equal to, अच्छा ये एक मिनट, दिस was not 1, दिस was कितना है, ये 3 है ना, 3. Yes. तो यानी कि 1P is equal to 12. तो यहाँ से 3/4 into 12, तो दिस विल बी 9. तो 1 ऑरेंज विल कॉस्ट ₹9. ठीक है, क्लियर है. Yes sir. चलिए नेक्स्ट. इफ A, B, C, if A, B, C are sharing rent, if A, B, C
are sharing rent in the ratio 3:5:7 if A, B, C are sharing rent in the ratio of 3:5:7, comma, where total rent is 4,500, where total rent is 4,500, comma, full stop. Then what percentage rent of A is out of B? Then 1% rent of A is out of B. सर 60%. कितना? 60. 60%. 60%, ठीक है, सबका आ गया? Yes, sir. देखो A रेशियो इज 3:5. अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये टोटल रेंट इसमें नहीं दिया होता 4,500 का, तो भी आंसर आ जाता? यस और नो? अगर ये 4,500 नहीं दिया होता टोटल रेंट, तो तब भी आंसर आ जाता या नहीं आता? हाँ कि ना? अरे बोलो यार। अगर 4,500 टोटल रेंट नहीं दिया होता क्वेश्चन में, और बाकी क्वेश्चन यही होता कि व्हाट परसेंटेज रेंट ऑफ ए इज आउट ऑफ बी, तो देन आंसर वुड बी पॉसिबल और नॉट? यस और नो? Yes, sir. हाशमा, हाँ सर. आ जाता ना? आता. क्योंकि हमें देखो एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज का मतलब ये अपने आप में क्या है कि एक को कंपेयर करना है दूसरे से, है ना? तो अगर ये 3x है और ये अगर 5x है और ये अगर 7x है, ठीक है, तो हमें अब a आउट ऑफ b निकालना है ना? तो a आउट ऑफ b करने के लिए हमें ये टोटल x की वैल्यू चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगी। अगर हमें एक्चुअल वैल्यूज चाहिए तब हम इस सबको ऐड करके 45 के बराबर करेंगे, है ना? उसके बाद फिर x की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक्चुअल वैल्यूज निकालेंगे, बट हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमें परसेंटेज पूछा है तो हम सीधे a का परसेंटेज, a की एक्चुअल वैल्यू 5x, b की एक्चुअल वैल्यू 3x, इसकी 5x, b की, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें इनटू 100, तो यू विल गेट 60%। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे किया कि पूरा एक्चुअल वैल्यू निकाल के किया? मैं डायरेक्टली किया था सर. डायरेक्टली किया था? 3/5, 1/5 equals to 20%. Multiply into 3, 60 आ जाएगा. ठीक है आसमा, ऐसे करा? ऐसे नहीं किया सर, पूरा वैल्यू निकाल के किया? हाँ. ठीक है, बट ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? क्योंकि हाँ जब तक सर. एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछी है, अगर एक्चुअल वैल्यू पूछी है तब तो ये एक्स निकालना पड़ेगा, अगर एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछी है तो फिर ज़रूरत नहीं है ना? ठीक है सर. चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो भी जैसे देख चुके हैं हम, दैट इज रेशियो ऑफ फ्रैक्शंस। लेट्स से 3
रेशियो 5/2 अगर ऐसा दिया हुआ है तो जो अभी पीछे मैंने आपको बताया वही चीज़ है ये, है ना। क्या करना है, इस 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बन जाएगा 6/5। ठीक है, क्लियर है बात। अगर A रेशियो B रेशियो C तीनों फ्रैक्शन में दिए हुए हैं तो क्या करेंगे, लेट्स से इट इज गिवन एज 1/3 रेशियो 2/7 रेशियो 3/28। अब क्या करेंगे, सर वो डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेंगे और फिर और फिर उसको ऊपर इक्वेट करेंगे, जैसे कि उन तीनों का होगा एलसीएम 28। और हम करते हैं ना वो वाला, जैसे कि 1 into 7, वहाँ पे ए का वैल्यू 7/3 28 होगा ऐसा। ठीक है, लिख लीजिए इसको एक लाइन। इफ रेशियोज आर गिवन इन फ्रैक्शंस, इसके नीचे लिख लीजिए लाइन, इफ रेशियोज आर गिवन इन फ्रैक्शंस कॉमा, if ratios are given in fractions comma, then take LCM of denominators, take LCM of denominators and multiply each ratio with LCM। ठीक है, जब आपको फ्रैक्शंस में दिए हों रेशियोज तो आपको जो डिनोमिनेटर वैल्यू है इनका लेना है एलसीएम, और फिर हर फ्रैक्शन को या हर रेशियो को क्या करना है, मल्टीप्लाई विद दैट एलसीएम। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पर एलसीएम ऑफ 3, 7 एंड 28 कितना आएगा, 84। 84। ठीक है, 28 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 28 3 से नहीं कैंसिल होता है। 28 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3। अब ये 84 को आप इससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस सॉरी 84 को 2/7 मल्टीप्लाई बाई 84 एंड 3/28 मल्टीप्लाई बाई 84। तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3। सो दिस विल बी 28 रेशियो 24 रेशियो 9। अगेन दिस रेशियो इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, ये दो हो जाएंगे, ये दो हो जाएंगे, बट उससे ज़्यादा आप तीनों को कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें कुछ। क्लियर है बात, यस सर। क्लियर हो गया। हाँ सर। लेट मी गिव यू वन मोर इसी का। इफ द रेशियो इज 5/6 रेशियो 7/8 रेशियो 6/7
Sir, Hmm. 140 ratio 147 ratio 144. यस सेम। तो पहले इसका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 7 कितना आएगा? व्हाट इज द एलसीएम? 168. ठीक है, 168। मैं ये निकाल नहीं रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना तो निकाल लेंगे अब आप, है ना? तो जस्ट मल्टीप्लाई every ratio by this LCM. Ratio 7 by 8 into 168 ratio 6 by 7 into 168. ठीक है, तो this will go 28 times, this will go 21 times, this will go 24 times. This is 140, this is 147 and this is 144. यहाँ से आप एक चीज़ और भी नोटिस कर सकते हैं, आपको ये भी पता लग जाएगा ये निकालने के बाद कि इन तीनों में से मतलब इनका ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना? यस और नो? क्योंकि ऐसे अगर ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, एक तरीके से ये फ्रैक्शंस ही है ना, तीन, फ्रैक्शन 1, फ्रैक्शन 2, फ्रैक्शन 3, है ना? अब अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है या कौन सा सबसे छोटा है, या अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब उसका तरीका एक मैंने आपको पहले बताया था कि क्या करना है, अगर अब सबका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सबका अलग अलग है, अगर डिनोमिनेटर सेम है या न्यूमरेटर सेम है, तो मैंने आपको पहले बताया है, याद है? Yes. बेसिक्स में बताया था, याद है कि भूल गए? Hmm. Yes, sir. हाँ सर याद है। क्या क्या होता था उसमें? अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो कैसे पता लगता है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है? न्यूमरेटर को देखने से। तो क्या रिलेशन है उसका, बताओ? अगर डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर अगर बढ़ता जा रहा है तो फ्रैक्शन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा, हाँ है सर। ना? डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर न्यूमरेटर सारे सेम है और डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन कम होता जाएगा, और न्यूमरेटर अगर सारे सेम है और फ्रैक्शन अगर डिनोमिनेटर कम होते जा रहे हैं तो फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, वो अपोजिट रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बट यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या है, अगर ऐसा फ्रैक्शन है तो इसमें ना तो सारे डिनोमिनेटर सेम है ना सारे न्यूमरेटर सेम है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, कैसे चेक करना है? एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ऐसे 3-4 फ्रैक्शन दे दिए और बोला कि बताओ सबसे छोटा कौन सा है, क्या करोगे? हम्म, बताओ। डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे। ऐसे? हाँ सर। हम्म, हाँ। मैंने एक और चीज़ बताई थी वहाँ पर उस समय पहले, वो क्या थी? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? कर लो सेम नंबर से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा उससे? मैंने तुम्हें वहाँ पर एक चीज़ बताई थी कि या तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, है कि नहीं है? तुम लोग याद नहीं रखते हो यार चीज़ों को, क्या होगा इसमें? हम्म, तुम अगर तुमने पहले पेपर दिया है, ठीक है, और पहले पेपर अगर तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ है तो तुमने यही गलती करी होगी पहले भी, और वो गलती ये है कि तुम तब भी जीएस के पीछे भागते रहे होगे या जीएस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी होगी, तुम अभी भी वही कर रहे हो, ठीक है? समझ रहे हो बात? Yes, sir. ये सवाल का जवाब मुझे मत दो, अपने आप को दो,
ठीक है। Yes, और एक मतलब एक कहावत तो क्या कहेंगे इसको, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि अगर आपको अपना रिजल्ट चेंज करना है, ठीक है, तो क्या चेंज करना पड़ता है? habit. हैबिट। हैबिट से ज़्यादा बेटर वर्ड रहेगा प्रोसेस। ठीक है। Yes, sir. इफ़ यू कीप फॉलोइंग द सेम प्रोसेस एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट, देन यू आर एक्सपेक्टिंग द रॉन्ग थिंग। ठीक है। सेम Okay. प्रोसेस फॉलो करके रिजल्ट चेंज नहीं होते। अगर आपको रिजल्ट चेंज करना है तो आपको अपनी अप्रोच, अपना प्रोसेस बदलना होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अप्लाइज टू ऑल, नॉट ओनली यू एंड नॉट ओनली ऑन द कंडीशंस ऑफ एग्जाम, बट अप्लाइज टू ऑल इन रियल लाइफ सिचुएशंस एज वेल। अगर आपको रिजल्ट बदलना है तो प्रोसेस बदलनी होगी। अगर आप सेम प्रोसेस फॉलो करके आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिजल्ट बदल जाए, लेकिन प्रोसेस हम वही फॉलो करेंगे जो हर बार करते आए हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है। ठीक है। क्लियर है Yes, बात? sir. Okay, sir. इसलिए जो गलतियां पीछे करी हैं, अच्छा एक चीज़ मुझे ईमानदारी से बताओ, या मुझे मत बताओ, इस चीज़ पर आप खुद रिफ्लेक्ट करो कि आप लोगों ने पहले पेपर दिया है, दिया है ना? हाँ सर। प्रीलिम्स का पेपर दिया है, और उसमें जो आप लोगों ने गलतियां करी, जिस तरीके की गलतियां करी, आप लोगों ने वो सारी गलतियों को एनालाइज किया है Yes, sir. कि क्या गलतियां हुई हैं, क्या चीज़ में गलती हुई है, एग्ज़ाम में क्या चीज़ थी जो आपको, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे गलत हुए हों जो आपको आते थे बट एग्ज़ाम में नहीं हो पाए ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस। ठीक है, मे बी वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा फील हो रहा था, या जो भी था, या दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि घर में पढ़ाई करते वक्त सब कुछ ठीक है, बट सारी दिन दुनिया की टेंशन जो है वो एग्ज़ाम हॉल में ही आती है। ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? Yes, sir. हम्म। मतलब जितने भी तरीके के प्रेशर होते हैं ना, चाहे वो फैमिली प्रेशर हो, किसी भी चीज़ को लेकर, सोसाइटल प्रेशर हो, पीयर प्रेशर हो, कुछ भी हो, वो पढ़ाई करते टाइम घर में नहीं आएगा, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर देने लेंगे तो सारे दिमाग में ख्याल आने लग जाते हैं। ठीक है। Yes, sir. तो इसलिए मैं ये कहने का अर्थ है कि आपने अभी तक जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी गलतियाँ की हैं, प्लीज़ उनके ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, और उन गलतियों को कोशिश करें कि वो रिपीट ना हो। अगर गलतियाँ वापस से रिपीट हो रही हैं तो दैट मीन्स यू आर नॉट इम्प्रूविंग। ठीक है। क्लियर है बात? Yes, sir. तो इसलिए इस काम को करें। ठीक है, अगर कर लिया है या कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं या अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ करें, बिकॉज जब जागे तब सवेरा, है ना? अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी वक्त है, तो करें। ठीक है। Okay, sir. मेरे कहने का जो वो है, मतलब पीछे उसके इंटेंशन जो है वो सिर्फ आप लोगों का फ़ायदा है। ठीक है। एक एक अच्छा टीचर ना वो नहीं होता जो आपको मोमेंटरीलेस, मतलब मोमेंट्री हैप्पी दे, हैप्पीनेस दे, है ना? समझ रहे Yes, sir. बात? कि मतलब ये बचपन में अच्छा लगता है। जैसे बचपन में क्या होता है, जब आप स्कूल जाते थे तो अलग अलग तरीके के टीचर होते होंगे। कोई टीचर ऐसा होगा जो आपसे बहुत प्यार से बात करता होगा, है ना? कुछ टीचर ऐसे होंगे जो आपको मारते होंगे, या आपकी हर गलतियों पर आपको क्लास के सामने पनिश करते होंगे, बेइज्जती करते होंगे आपकी, है ना? तो उस समय क्या लगता था हमें कि जो टीचर हमें बहुत प्यार से बात करता है वो तो आपका फेवरेट टीचर होगा। ठीक है, जो आपको बहुत प्यार करता था, आपको प्रेज करता था, वो आपका फेवरेट टीचर होगा। लेकिन जिस टीचर ने आपको कभी भी क्लास में पनिशमेंट दिया हो, या क्लास के बाहर खड़ा कर दिया हो, है ना, या सबके सामने आपकी बेइज्जती कर दी हो, वो टीचर से आपको बड़ी वो होती होगी, लगता होगा कि यार ये तो बड़ा दुश्मन है मेरा, है ना? होता था ये बात। Yes, sir. ठीक है। लेकिन यकीन मानो, टीचर असली वही है जिसने आपको कभी वो किया है, मतलब बेइज्जती आपकी करी है या आपको डांटा है, असली में टीचर वही है। ठीक है।
यस सर। क्योंकि टीचर वो नहीं है जो आपको लाड़ प्यार करे, उस लाड़ प्यार से आप सिर्फ बर्बाद होंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाइड है कि मैं आपको मोमेंटरी हैप्पीनेस देने नहीं आया हूँ कि मैं आपके साथ आऊँ और आप जो भी कर रहे हैं जैसा भी कर रहे हैं मैं कहूँ अरे नहीं नहीं बहुत बढ़िया कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। उससे तुम्हें आज तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आज से 5 साल बाद अगर मान लो, वैसे कहना नहीं चाहिए बट अगर मान लो कुछ नहीं हुआ, तो उसके बाद तुम सबसे ज़्यादा गालियाँ भी मुझे ही दोगे। ठीक है, या मेरे जैसा कोई भी और टीचर अगर तुम्हारी लाइफ में रहा होगा तो उसको दोगे। बट अगर तुम्हारा कहीं कुछ हो गया, भले ही आज तुम मुझे कितनी भी गालियां दे लो या कितना भी तुम्हें लगे, या मुझे या किसी और को भी जो तुम्हें लगता हो कि यार बहुत बोलता है या बहुत हमें टोकता है, ठीक है, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर यू बट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए है ये एप्लीकेबल। बट अगर कहीं तुम्हारा हो गया तो तुम 5 साल बाद फिर मुझे लाइफ टाइम याद रखोगे। ठीक है, क्लियर है। और यस मैं सर। ये चाहता हूँ कि मेरी जो जगह है वो कम से कम आपकी यादों में ज़िंदगी भर बनी रहे। ठीक है, क्लियर है ठीक है बात। हाँ सर। सर। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन इसी बात पे। हाँ, तो यहाँ पर हम ये थे कि या तो इसको अगर आपको फ्रैक्शन को चेक करना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो या तो डिवाइड कर लो, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, या फिर एक तरीका आपको ये भी मिल गया अब कि आप ऐसे इनको सेम बना लो। अब आपको ये दिख रहा है कि 140 सबसे छोटा है, फिर 144 है, फिर 147 है। और ये बेसिकली क्या है, ये यहीं से तो आए हैं, ये इन्हीं की तो वैल्यूज है ना। यस सर। तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला, उसके बाद ये वाला और इसके बाद ये वाला। यस सर। ठीक है, यकीन ना आए तो डेसिमल में निकाल के देख लेना, आपको यही ऑर्डर मिलेगा, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। ठीक है, क्लियर है बात, है कि नहीं है। चलिए लिखिए एक क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। a sum of rupees a sum of rupees 2500, a sum of rupees 2500 is is distributed among ए, नहीं, चलो ए बी सी लिख लो, ए या एक्स वाई जेड लिखो, एक्स कॉमा वाई कॉमा एंड जेड। a sum of rupees 2500 is distributed among x comma y and z, x comma y and z in the ratio 1/2, ratio 3/4, ratio 5/6. A sum of rupees 2500 is distributed among x, y and z in the ratio 1/2, ratio 3/4, ratio 5/6. Full stop. What is the difference? What is the difference between the maximum? What is the difference between? What is the difference between the maximum and minimum share? What is the difference between the maximum and minimum share? ठीक है, and this is the question asked in 2020, 2020, जो कि दुनिया के और भारत के इतिहास में एक बड़ा ही, जिसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव ईयर रहा है ना, उसमें क्वेश्चन आया है 2020। चलिए करें। मैक्सिमम और मिनिमम शेयर के बीच में डिफरेंस बताना है।
400 सर। 400 400 rupees. ठीक है। टोटल अमाउंट आपको दिया हुआ है 2500। ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम शेयर के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो पहले तो वही करें, इसका एलसीएम लें। एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6 क्या होगा? हाउ मच? 12। 12। ठीक है, फिर 12 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करें तो 1/2 इंटू 12 रेशियो 3/4 इंटू 12 रेशियो 5/6 इंटू 12, 2 times, 3 times, 6 times. So this becomes 6 रेशियो 9 रेशियो 10. अब क्वेश्चन वही बन गया जो पीछे हम लोग करते थे। इसकी एक्चुअल वैल्यू विल बी 6x, इसकी विल बी 9x और इसकी 10x. दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2500. तो ये आपका है 19 और 6 25x इज इक्वल टू 2500. इसका मतलब है x इज इक्वल टू 100. ठीक है, तो मिनिमम शेयर तो ये है दैट इज 600, हाईएस्ट शेयर ये है दैट इज 1000 और बीच में एक शेयर ये भी है दैट इज 900. तो आपसे मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस दैट विल बी 1000 माइनस 600 दैट इज ₹400. ठीक है, क्वेश्चन आस्क्ड इन 2020. क्लियर है बात? ठीक है, ये टॉपिक इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आसान टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, है ना, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. चलो, एक लास्ट कंसेप्ट दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, कौन सा है आसमा, कौन सा टॉपिक है? सर पता नहीं सर, आप ही बता दो। पार्टनरशिप. ठीक है, ठीक है, इसमें एक लाइन लिख लीजिए पहले, उसके फिर 2 पार्ट हैं वो मैं आपको करा दूंगा. पहले आप एक इसमें लाइन लिख लीजिए रेशियो ऑफ फाइनल शेयर, रेशियो ऑफ फाइनल शेयर इन द प्रॉफिट, ratio of final share in the profit will be same as initial contribution or investment or consumption. ठीक है, क्लियर है बात? रेशियो ऑफ फाइनल शेयर इन प्रॉफिट विल बी सेम एज इनिशियल कंट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन. क्लियर है? अब इसमें जो है वो 2 तरीके की पार्टनरशिप्स होती हैं, वन इज सिंपल पार्टनरशिप एंड सेकंड वन इज कंपाउंड पार्टनरशिप. ठीक है, देखो, सिंपल पार्टनरशिप का मतलब है कि कोई 2 लोग हैं एंड दे बोथ स्टार्टेड, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल पार्टनरशिप. ठीक है, कि 2 लोग हैं वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक पर्सन है लेट से ए और एक पर्सन है लेट से बी. इसने कंट्रीब्यूट किया 5000 रुपीज़, इसने कंट्रीब्यूट किया 15000 रुपीज़. ठीक है, दे स्टार्टेड एनी बिजनेस बाय कंट्रीब्यूटिंग 5000 एंड 15000 रिस्पेक्टिवली. इसके बाद दोनों ने बिजनेस करना शुरू किया एंड दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ लेट से ₹4000. ठीक है, क्लियर है बात? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, कि 5000 और 15000 से दोनों ने इन्वेस्टमेंट करा, बिजनेस स्टार्ट किया, एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द मंथ एनी टाइम दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 4000 रुपीज़. टोटल प्रॉफिट इज 4000 रुपीज़. तो इस टोटल प्रॉफिट ऑफ 4000 में व्हाट इज एज शेयर, कि ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा. ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन. अब यहाँ पर मैंने जो आपको एक लाइन लिखाई है कि इस फाइनल प्रॉफिट में जो शेयर है
वो उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। रेशियो इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल वैल्यूज। एक्चुअल वैल्यू इज 5000, एक्चुअल वैल्यू इज 15000, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 5/15 और 1/3, क्लियर है बात। Yes, sir. इनिशियली दे इन्वेस्टेड द मनी इन द रेशियो ऑफ 1:3। तो फाइनली ये जो रेशियो, ये जो प्रॉफिट है, ये भी 1:3 के रेशियो में ही डिवाइड होगा, क्लियर है बात। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू इफ यू टेक x और इसकी एक्चुअल वैल्यू यू टेक 3x, टोटल प्रॉफिट इज x प्लस 3x विच इज इक्वल टू 4000, 4x इक्वल टू 4000, x इक्वल टू 1000, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1000, तो a के हिस्से में कितना आया 1000 और b के हिस्से में कितना आया 3000, ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय सिंपल पार्टनरशिप। और उसमें क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाता है, हालांकि सिंपल पार्टनरशिप के क्वेश्चन नहीं आते बिकॉज इट्स वे टू इजी टू बी आस्क्ड, है ना। स्पेशली इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज में बहुत इजी हो जाता है, इसलिए नहीं पूछते। हाँ, कंपाउंड पार्टनरशिप को लेकर क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी लास्ट ईयर भी आया था, मतलब 24 में, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ तक, Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए। दिस इज अबाउट सिंपल पार्टनरशिप। अब इसको सिंपल क्यों कहते हैं ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको अभी कंपाउंड बताऊंगा कि व्हाई दिस इज कॉल्ड सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल और कंपाउंड पार्टनरशिप जस्ट फॉर द नेम सेक है, ठीक है। इनका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। Yes, sir. प्लीज ऑल्सो बेयर दिस इन माइंड कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हैज नथिंग टू डू विद दिस, दीज आर जस्ट नेम्स। सिंपल पार्टनरशिप एंड कंपाउंड पार्टनरशिप, हो गया, कर लिया नोट, हाँ सर। ठीक। नेक्स्ट, अरे ये तो क्वेश्चन आ गया, ये तो जगह खत्म हो गई इसका मतलब, हे कहीं जगह बची है क्या बीच में, कुछ मिटा दूं, इसको रब कर दूं, हाँ सर। जगह कम पड़ गई, चलो कोई नहीं। देखो, नेक्स्ट इज कंपाउंड पार्टनरशिप। कंपाउंड पार्टनरशिप में भी वो जो मैंने आपको पहली लाइन लिखाई है वो तो उसमें भी एप्लीकेबल होगी कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लेट से फिर से वही दो लोग हैं, ए और बी, मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ए और बी, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये है कि ए जो है वो लेट से 6000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। 6000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है फॉर 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ्स का मतलब है कि पर मंथ 6000 रुपीज़, ठीक है। और जो पर्सन बी है, लेट से ही इज इन्वेस्टिंग 8000 रुपीज़ फॉर 12 मंथ्स, फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। तो आपको डिफरेंस दिखा पिछले वाले में और इस वाले में, इन द लास्ट और इन द लास्ट कंसेप्ट ऑफ सिंपल पार्टनरशिप टाइम वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, ठीक है। Yes. आइदर टाइम वाज नॉट इन्वॉल्व्ड और यू कैन से द टाइम इन्वॉल्व्ड वाज Same. सेम, कि दोनों ने बराबर समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। बट यहाँ पर बिकॉज टाइम इज इन्वॉल्व्ड और यू कैन से द टाइम इज डिफरेंट, तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, पहले यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट कि इन्होंने टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है। जैसे कि 6000 फॉर 6 मंथ्स, दैट मीन्स ए हैज इन्वेस्टेड हाउ मच 36,000, ठीक, एंड बी हैज इन्वेस्टेड हाउ मच 96. 96,000, क्लियर है बात।
है ना। अब इसके बाद की कहानी तो फिर वही है, इसके बाद की कहानी वही है कि अब जब ये बिजनेस कर रहे हैं तो इनको कुछ प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हुआ, लेट से जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है वही ले लेते हैं क्योंकि उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। दिस, लेट से दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,54,000, ठीक है। तो एट इन व्हाट रेशियो दिस प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमंग ए एंड बी। तो पहले आपको वही करना है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे, है ना। दैट इज 36,000 डिवाइड बाय 96,000, ठीक है। 1 2 3 1 2 3। अब ये आपका 9 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, 9 4 से कटेगा 24, और कुछ कैंसिल होगा, यस 3 से हो जाएगा 3 मतलब 12 से भी कट रहा था, ठीक है। चलो 3:8 हो गया। तो यानी कि अब ये जो प्रॉफिट है इट विल बी डिवाइडेड अमंग ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:8, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू विल बिकम 3x एंड 8x। सो 3x प्लस 8x will be equal to this value, that is 11x equal to 154,000. तो x will be equal to 14,000, ठीक है। तो he will earn how much, 14,000 into 3, that is 42,000, and he will earn 1,12,000, ठीक है। क्लियर है बात? हाँ सर। बस यहाँ पर सिर्फ टाइम इन्वॉल्व होता है और टाइम अलग अलग होता है जनरली। इसी में जो क्वेश्चंस हैं उसमें वेरिएशन ऐसा भी होता है कि पहले दोनों ने साथ बिजनेस स्टार्ट किया, एक ने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, फिर वो छोड़ के चला गया, फिर हो सकता है कि 4 महीने बाद वो वापस आ गया, है ना। और एक जो है वो लगातार 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो टोटल मतलब हर तरीके से जो भी क्वेश्चंस आप करेंगे आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द टोटल इन्वेस्टमेंट, कि जितना उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करना है। और उसके बाद फिर प्रोसीजर वही है, पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेना है और उसी सेम रेशियो में जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा। बात क्लियर है? और क्वेश्चन का पैटर्न भी सेट है कि आपको ये टाइम दिया होगा और अमाउंट दिया होगा और लास्ट में ये प्रॉफिट दिया होगा और पूछा होगा कि इस प्रॉफिट में ए का शेयर कितना है या बी का शेयर कितना है या शेयर का डिफरेंस कितना है, बस यही, ठीक है बात। Yes, sir. तो दिस इज बेसिकली योर कंपाउंड पार्टनरशिप। क्लियर है? Yes. चलिए ये आपने नोट कर लिया है तो एक क्वेश्चन लिखिए। लिखें, थ्री पार्टनर्स राहुल पुनीत एंड चंदन, थ्री पार्टनर्स राहुल पुनीत एंड चंदन invest rupees 1,600 comma 1,800 and 2,300 respectively. Three partners Rahul, Puneet and Chandan invest rupees 1,600, 1,600, rupees 1,800 and 2,300 respectively in a business. Full stop. How should they divide the profit of rupees 399 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है? हाउ शुड दे डिवाइड दैट प्रॉफिट? चलिए करें। इज इट सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप? Sir, profit amount बोलो sir. 399 399। Okay, sir.
ये कंपाउंड पार्टनरशिप है कि सिंपल सिंपल। है है ना, क्योंकि टाइम का कहीं कोई मेंशन ही नहीं है। चलो करो। इसको इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। हम्म। हो गया। एक मिनट लास्ट। हाँ सर। हम्म। राहुल्स 112, हम्म। पुनीत 126, हम्म। चंदन 161। ठीक है, सबका आ गया। हाँ सर। ठीक है, तो रेशियो ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 1600, रेशियो 1800, रेशियो 2300, है ना। यू कैन सिंप्लीफाई इट 16, 18 एंड 23। तो एक्चुअल वैल्यूज आप निकालेंगे तो क्या आएंगी, 16x, 18x, 23x। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 399, क्योंकि फाइनल जो प्रॉफिट हुआ है, दिस इज द प्रॉफिट, वो इसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो इसका आप सम करेंगे तो दिस विल बी 34 57 57x equal to 399. You get the value of x as 399 by 57, 7 times। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू 16, 16 इंटू 7, 16 into 7 is 112. This value is 18 into 7. 18 into 7 is 126. And 23 into 7 is 161. ठीक है, तो दिस इज हाउ द प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग थ्री, 112, 126, 161। क्लियर है। सर। चलिए एक और लिख लीजिए। थ्री पर्सन्स ए, बी एंड सी, थ्री पर्सन्स A, B and C rent the grazing of a park, rent the grazing of a park for rupees 170, sorry 570, rent the grazing of a park for rupees 570. A full stop. A puts 126 oxen in the park. A puts 126 oxen in the park. Oxen, ox का oxen, ठीक है, oxen in the park for 3 months, comma, B puts in 162 oxen for 5 months, and C puts 216 oxen for 4 months. Full stop.
What part of the rent should each person pay? What part of the rent should each person pay? बताएं. हम्म. हुआ. क्वेश्चन समझ पाए? हाँ. क्वेश्चन बेस्ड ऑन Compound. कंपाउंड पार्टनरशिप. ठीक है. बताएं. गिव मी द आंसर. हम्म. आया आंसर आया. Yes, sir. That last time.
So first one 87.8, 87.8. Second. 188.2, हम्म third 293.8. रेशियो बताओ मुझे, रेशियो कितना आया था? रेशियो 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 निकाला होगा ना पहले, हाँ क्या सर, एक रेशियो कितना आ रहा है? 245. 2:4:5 आ रहा है? 2:4:5 आ रहा है? नहीं नहीं सर, एक मिनट. हाशमा आंसर आया? नहीं सर, मैंने नहीं किया। क्या बात, तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे आपकी आज भी। हाँ सर, वो थोड़ा फीवर है और शिवरिंग भी शुरू हो गई अभी। तो आप जा सकते हैं, हम ये लास्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं बस। आप जाओ, रेस्ट करो। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए कल करेंगे बाकी। गणेश कुमार आंसर बताओ यार, चेक करो कहीं गड़बड़ है 5 उसमें कुछ। चेक करता हूँ. हाँ चेक करो, देखो रेशियो में कुछ गड़बड़ी है। डाटा सही लिखा गलत लिखा वो थोड़ा. अरे डाटा बताऊँ क्या? ए सर, एक बार बोलो सर. देखो 570 टोटल है, हाँ सर. ठीक है। ए का है 126 ऑक्शन फॉर 3 मंथ्स, ओके. बी का है 162 ऑक्शन फॉर 5 मंथ्स, यस सर. और सी का है 216 ऑक्शन फॉर 4 मंथ्स। ना 316 लिखा सर. अरे यार, तो अब तो वो रेशियो गलत ही होगा। ठीक है चलो कोई नहीं, अब यहाँ देख लो फिर, सॉल्यूशन लिख देते हैं इसका। ए रेशियो, बी रेशियो, सी, ठीक है। ए का है, अब यहाँ पर देखो ये मतलब कंसेप्ट सेम है, बट यहाँ पर ये प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट की बजाय ये जो कंजम्पशन है ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। सर. कि जो इन्होंने टोटल पैसा पे करना है 570 रुपीज़, वो उसी रेशो में करेंगे जितना ये फील्ड को कंज्यूम करेंगे। मतलब इनके ऑक्शन के थ्रू ये अपने फील्ड को कंज्यूम कर रहे हैं ना, क्योंकि फील्ड लिया है ग्रेजिंग के लिए। कोई बड़ा सा फील्ड है, उसको 570 रुपीज़ में इन्होंने रेंट किया है ग्रेजिंग करने। ग्रेजिंग मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, घास चराने के लिए, है ना। हाँ अब इनके पास, ए के पास 126 ऑक्शन है, वो तक ग्रेस कर रहा है, तो वो कुछ फील्ड का हिस्सा ग्रेस कर लेगा। फिर बी जो है वो 162 ऑक्शन ग्रेस कर रहा है 5 मंथ तक, वो कुछ हिस्सा ग्रेस कर लेगा, कुछ एरिया। और सी जो है वो ग्रेस कर रहा है 216 ऑक्शन के थ्रू 4 मंथ तक, वो कुछ बचा हुआ एरिया ग्रेस कर लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उन्होंने टोटल 570 रुपीज़ पे किए हैं पूरे फील्ड के लिए, उसमें वो उतना ही पे करेंगे जिसने जितना कंज्यूम करा है ना। तो ए का जो सर. कंजम्पशन है वो कितना है, 200 नहीं 126 × 3, ठीक है। बी का कंजम्पशन होगा 162 × 5, 162 × 5, और सी का कंजम्पशन होगा 216 × 4, 216 × 4, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 378, ये आपका आ जाएगा 810, और ये आपका आ जाएगा 864, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इनका रेशियो लेंगे, अब ये सिंप्लीफाई होगा 9 से, पहले 9 से करें। 9 4 ज़ा 9 2 ज़ा, 9 से करेंगे 9 0, 9 से करेंगे 9, और 6 6 6, ठीक है। अभी भी ये 3 से भी जा सकता है, और किससे जा सकता है, 6 से भी जा सकता है। तो 7, 6 से 15, 6 से 16, अब नहीं जा सकता। तो इनका इनिशियल रेशियो यही आ गया, है ना, 7:15:16। अब एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 7x, 15x और 16x। इन सबको ऐड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 570, ठीक है। यस सर. तो 16 + 15 इज 31 + 7 इज 38x, 38x is equal to 570, so that means x is equal to 570/38। 19 से 2 टाइम्स, 19 से 30 टाइम्स 15, तो x की वैल्यू आ गई 15।
अब जैसे ही आपको x की वैल्यू मिल गई 15, तो ये वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 7 105, ये हो जाएगी 15 इंटू 15 दैट इज़ 225, एंड दिस विल बी 15 इंटू 16 दैट इज़ 240। इन सबको आप ऐड करेंगे तो यू विल रीच अगेन एट 570। तो 570 रुपीज़ में से 105 ये पे करेगा ए, बी पे करेगा 225 और सी पे करेगा 240। ठीक है बात? यस सर, यस सर। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ कंसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, कल एक छोटा सा टॉपिक इसमें और है जो सेकंड पोर्शन है, दैट इज प्रपोर्शन, वो मैं आपको बता दूंगा, हालांकि उसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, इट्स हार्डली अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स। ठीक है, वो कल कर लेंगे, उसके बाद वी विल सी द क्वेश्चंस। ओके सर। क्लियर है? चलिए, तो कल ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। एंड कल क्या है? थर्सडे। स्क्रीन ब्लर हुआ सर। जी, स्क्रीन आपका स्क्रीन है ना सर, ब्लर हुआ। स्क्रीन ब्लर हुआ? हमें रिकॉर्डिंग में देखते हैं ना सर, वो ब्लर 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 दिख रहा है। इस रिकॉर्डिंग में हाँ सर, अभी अभी हुआ सर ऐसा। अभी ब्लर हो रहा है? हाँ, ब्लर दिख रहा है सर मेरे को। ब्लर दिख रहा है? हाँ यार सर। आप अपना इंटरनेट चेक करो यार एक बार, ठीक हुआ सर, ठीक हुआ। क्योंकि मुझे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही। मैं अभी तो ठीक हुआ सर। अब ठीक है? हाँ सर, ठीक तो वो हुआ। इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी यार कुछ। नहीं सर, सुशांत को भी ऐसा हुआ। सुशांत, कुछ हुआ क्या भाई बताओ? वीडियो कुछ ब्लर दिखाया क्या? अच्छा, तो हो सकता है फिर हमारी तरफ से इंटरनेट में प्रॉब्लम हो। ओके सर। मतलब इंटरनेट में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, या तो आपके एंड पे होगा या हमारे एंड पे होगा। ठीक है, अब कभी कभी होता है ना, वो इंटरनेट फ्लक्चुएट करता है, तो मे यस बी, सर। है ना? सर। चलो, ठीक है फिर, कल मिलते हैं इन द न्यू ईयर। सर हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर, एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर तो कल होगा, अभी तो पुराना ही ईयर है ना? हैप्पी न्यू ईयर कल होगा, टुमारो, टुमारो विल बी न्यू ईयर। ओके, ओके चलिए, सर। तो टुमारो विल कंटिन्यू। और इसकी शीट, आपने उसकी शीट करना स्टार्ट कर दिया परसेंटेज की? आज करेंगे सर। ठीक है, तो उसको कर लीजिए। देखते हैं, अब इसकी अगर हो जाएगी तो इसको कल अपलोड करेंगे, नहीं तो अदरवाइज फ्राइडे को एक तो डिस्कस कर ही लेंगे एटलीस्ट परसेंटेज वाली, है ना? ओके सर। फिर देखते हैं परसेंटेज, नहीं तो फ्राइडे को स्टार्ट करेंगे फिर नया टॉपिक। और क्या होगा उसका? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब हर ठीक फ्राइडे है तो सर। छुट्टी भी नहीं कर सकते, है ना? चलिए, हाँ सैटरडे को सर। क्लास होगी या नहीं होगी, अब देखते हैं। अभी वैसे क्या प्लान करें, करें सैटरडे को क्लास, नहीं करें? क्या बोलते हैं? सर पैसे जैसे बोलता है सर सर। नहीं, आप अपनी बात बताएं। मेरे को चलेगा सर, हाँ चलेगा? तो मेरे। सुशांत, हाँ सैटरडे को क्लास करें नहीं करें भाई? क्या बोलते हैं? अगले वीक से करें? अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं, बीच इस वीक नहीं करेंगे फिर, है ना? चलो, कल मिलते हैं। आप उसकी शीट करना स्टार्ट कीजिए परसेंटेज की, और बाकी प्लीज़ पुराना भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहें जब भी टाइम मिले। ओके, ओके सर। चलिए, बाय बाय, टेक थैंक केयर। यू। थैंक यू सर।